नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लेते हैं देश की जानी मानी हस्तियों के कामकाज का लेखा जोखा। इस बार बारी है महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में भारी उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख की। 64 वर्षीय विलासराव देशमुख गांव के सरपंच से लेकर महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहते हैं जब राजनीतिक शतरंज की बिसात पर गोटियां बिछाने की बात हो तो देशमुख साहब का जवाब ही नहीं। आज हम विलासराव देशमुख जी के मंत्रालय के कामकाज और इनके राजनीतिक कैरियर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देशमुख साहब, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। सबसे पहले हमें ये बताइए कि केंद्र सरकार में भारी उद्योग मंत्री के रूप में करीब 10 महीने हो चले हैं आपको। इस दौरान आपकी उपलब्धियां क्या क्या रहीं? जहाँ तक मेरे विभाग की उपलब्धि का सवाल है, देखिए मेरे पास 32 ऐसे उद्योग हैं जिसका मैं नज़दीक से उसका काम मैं देखते आया हूँ। और ख़ासकर BHEL एक ऐसी कंपनी है जो नवरत्ना कंपनी है, और पिछले साल और इस साल में उसके कामकाज में जो फ़र्क आया है, पिछले साल उसका जो टर्नओवर था वो 25,000 के करीब था, 25,000 करोड़। अब इस वक्त का उसका टर्नओवर 35,000 करोड़ तक कर पहुंचा है, और जो मुनाफा है जो वो 4,200 करोड़ के ऊपर जाकर के पहुंचा है। और पावर जनरेशन में जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं वो बनाने का काम भेल जैसी कंपनी पूरे देश में करती है। और आज बिजली की इतनी आवश्यकता है कि इस 11वें पंचवार्षिक योजना में हमको 78,000 मेगावाट बिजली का निर्माण हमें करना है। और बिजली निर्माण के लिए भेल एक ऐसी कंपनी है जो जनरेटर बनाती है, पावर बॉयलर बनाती है, और थर्मल ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर बनाती है। तो ये जो मेन जो इक्विपमेंट होता है बिजली निर्माण के लिए, वो बनाने का काम BHEL करती है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो बीमार पड़ी हैं, और हमने देखा है कि उसको टर्न अराउंड कैसा किया जाए। टर्न अराउंड करने के लिए मैंने कई मीटिंगें करी है, उन लोगों को बुलाया है, उनकी मुश्किल क्या है, क्या उनके प्रॉब्लम्स है, वो समझने की हमने कोशिश की है, और उसको भी आगे कैसे उसका अच्छा काम हो सके वो देखने का काम मैंने साल भर में किया है। और पहले शुरू तो मैंने समझने का काम किया है। जैसे महाराष्ट्र, आप जानते हैं कि वो इंडस्ट्रियल स्टेट है, सबसे ज़्यादा उद्योग महाराष्ट्र में हमेशा आते हैं, और मैं महाराष्ट्र में 2 बार उद्योग मंत्री रहा हूँ। तो उद्योग के बारे में तो मैं खुद जानता हूँ कि ऐसी स्थिति में उसको किस तरह से उसको ऊपर उठाया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि पहले तो ऐसा था कि पब्लिक सेक्टर, जो पंडित जी हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल से ये पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने का काम हुआ है। उस वक्त की स्थितियाँ अलग थी, उस वक्त की नीतियाँ अलग थी। अब हमने तो पूरा लिबरलाइजेशन कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन कर दिया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने किए हैं। तो जो एक मोनोपोली बनी हुई थी हमारी फैक्ट्रियों की, वो मोनोपोली अब नहीं रही है। अभी हमको स्पर्धा में उतरना है। अब बहुत बड़ी टफ कंपटीशन है। अब प्राइवेट कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अब इसी उद्योग में आगे आ रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि HMT घड़ी या HMT ट्रैक्टर, एक ज़माने में उसकी अपनी पहचान थी। HMT घड़ी के लिए तो लोग परेशान होते थे कि हमको एक HMT घड़ी हमको लेनी है। अब जब नई कंपनियां आगे आई हैं तो आज HMT की ये स्थिति है कि वो कंपनी बीमार पड़ी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि उसको जॉइंट वेंचर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम कोई पब्लिक सेक्टर बंद करना नहीं चाहते। जो हमारी UPA गवर्नमेंट में ये तय हुआ है, जो हमारी UPA की चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी, और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये हमेशा हमें कहते हैं कि किसी कंपनी को हमें बंद नहीं करना है। उसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, उसका रिकन्स्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। कई कंपनियों के लिए सरकार ने बहुत भारी रकम दी है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, और उससे कई कंपनियां जो बीमार चल रही थी वो आप भविष्य में प्लान कर रहे हैं। लेकिन खास कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन पर आपका मंत्रालय फ्यूचर में काम करेगा? नहीं, खास करके हमको जो जितनी भी ये कंपनियां हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, हम चाहेंगे कि उसका जॉइंट वेंचर हो, कोई नई टेक्नोलॉजी उसमें आए, मॉडर्नाइजेशन उसका हो, और उसकी मार्केटिंग भी अच्छी तरह से हम कर सकें। इसी के लिए हमने पूरा ध्यान इन कंपनियों की तरफ दिया है। और जैसे और जितना उसका रिव्यू ले सकते हैं हम
कई कंपनी की जो CMDs हैं, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, आने वाले साल में वो क्या प्लान करना चाहते हैं, तो क्लोजली हम लोग मॉनिटर करते हैं। और हम देखना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जितनी भी ये कंपनियाँ सिक कंपनीज़ हैं, उसको टर्न अराउंड करके उसको अच्छी कंपनी में उसका परिवर्तन करने का पूरा प्रयास हमने किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि 10 महीने का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन इतने कम पीरियड में भी हमने फैक्ट्रियों को विजिट की, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, उनसे हमने बात की, उनका हौसला हमने बढ़ाया है, उनको हमने ये बात बिल्कुल कही है कि आपको और अच्छा काम करना है। तो जो वर्किंग जो स्पिरिट होता है, उसको बढ़ाने का भी काम हम लोगों को करना चाहिए। डिपार्टमेंट के हेड के नाते फैक्ट्री में हर रोज़ क्या हो रहा है उसके ऊपर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन एज ए मिनिस्टर हमारा ये दायित्व बनता है कि हम वहाँ जाकर के वर्कर के बीच में हो, वहाँ के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनके बीच में हो, एक ऐसा वातावरण बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार उनको कैसे मिले, जब तक हम ज़्यादा अधिकार नहीं देंगे। पब्लिक सेक्टर में तो ऐसा होता है कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको सरकार की तरफ आना पड़ता है, तो कई बार सरकार में समय लगता ही है कोई काम पूरा करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि उनको ज़्यादा अधिकार, जैसे मिनी रत्ना, नवरत्ना, और हमने नई कैटेगरी अभी हमने की है महारत्ना। इसका मतलब ये है कि उनको ज़्यादा अधिकार। महारत्ना की रेस में कौन कौन सी कंपनियां हैं इस समय? महारत्ना की रेस में आज की तारीख में NTPC है, हमारा सेल है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, वो उस रेस में है, ONGC उस रेस में है, गेल उस रेस में है। ऐसे 4-5 कंपनियां हैं जो इमीडिएटली। देशमुख साहब, इस समय PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ज़माना है, युग चल रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ऐसे में भारी उद्योग मंत्रालय किस तरह की भूमिका निभा रहा है इस युग में? नहीं, इसलिए मैंने जब कहा कि PPP की जब बात होती है तो इसीलिए मैंने कहा कि जॉइंट वेंचर, जैसे कि कंपनी के लिए जब हमने शुरुआत की तो एक टेक्नोलॉजी उस वक्त की थी, अब तो सारे बदलाव उसमें आ गए हैं, नई नई तकनीकी चेंजेस उसमें हुए हैं। तो हम अब चाहेंगे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास सारा फैक्ट्री बनी हुई है, वर्कर के लिए अच्छे मकान हमने उस ज़माने से बने हुए हैं, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास तैयार है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई पार्टनर हमें मिलता है तो हम अभी नई तरीके से उसको हमारे कंपनी में उसको जॉइंट वेंचर बनाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी लेंगे, कुछ फिनेंशियल उससे मदद करेंगे और उस फैक्ट्री को रिवाइव करके नई दिशा में उसको बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। तो PPA के ज़माने में ये नया जो काम हम करने जा रहे हैं कि अगर फैक्ट्री नहीं चलती है तो उसको बंद करना पड़ेगा। आज भी हमको कई फैक्ट्रियों को हमारी तरफ से सैलरी सपोर्ट सरकार को आज भी देना पड़ रहा है। तो हम उन ऐसी जो कंपनियां हैं, एक तो हमारे पास अलग अलग कंपनियां ऐसी है कि जो एक ही काम कर रही हैं, हमारे पास 3 कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। तो हमने कहा कि भाई 3 अलग कंपनी की आवश्यकता है क्या, क्यों हम उसको मर्ज साथ में नहीं करें। उसके लिए हमने टास्क फोर्स गठन किया है, वो जाकर के देखी कि कैसे उसको एक साथ कर सकते हैं। मशीन टूल बनाने का काम हमारे HMT भी करती है, और मशीन टूल बनाने का काम जो हमारे रांची में जो हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है वो भी मशीन टूल बनाती है। तो हम क्यों नहीं HMT, मशीन टूल और रांची की जो कंपनी उसको साथ में हम जोड़ दें, ताकि दोनों मिल कर के उसमें अच्छा काम कर सके। तो ये 10 महीने में हमने सोचा है कि ये अलग अलग आवश्यकता क्या है, क्यों 3 कंपनी वही काम, फिर 3 CMD, फिर 3 सारे डायरेक्टर बोर्ड और उनका अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव सारा सेटअप। खर्च कम करने की कोशिश, खर्च कम करना चाहिए। और एक ही काम अगर एक कंपनी अगर 3 अलग अलग कंपनियां एक ही काम कर रही हैं तो उनमें भी सिनर्जी लाने की आवश्यकता है। देशमुख साहब, तो अब तक हमने देशमुख साहब के मंत्रालय के कामकाज के बारे में जाना। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे देशमुख साहब के राजनीतिक दांवपेच के बारे में। आपकी जरा सी सावधानी और तुरंत कार्यवाही ने न केवल देश की संपत्ति की रक्षा की, अपितु बहुत सी जानों को बचाया है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, आमतौर पर सावधानी बरतें, आगंतुकों, ग्राहकों और उनके थैलों वगैरह की तलाशी लें।
संदिग्ध वस्तुओं या संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें। किसी भी तरह का शक होने पर पुलिस को सूचित करें। बच्चों को सावधान रहने की सलाह दें। सीसीटीवी लगवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देशमुख साहब, 1974 में आपने अपनी राजनीतिक पारी का गांव के सरपंच के रूप में जो है आगाज किया था। करीब 36 साल हो गए हैं आपको राजनीतिक जीवन में। इस दौरान सबसे यादगार पल आपका कौन सा है? ऐसा कि मेरा सबसे जीवन में यादगार पल है जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था मेरे गांव के पंचायत का, और उस पंचायत का मैं सरपंच बना। तो मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छोटे से गांव के सरपंच के रूप में मैंने करी, और 25 साल का सफ़र पूरा करने के बाद मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना। तो इतना लंबा सफ़र रहा मेरे लिए कि सरपंच पद से लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का सफ़र 25 साल का रहा। और इन 25 सालों में अलग अलग विभाग के मंत्री के रूप में, एमएलए के रूप में, जिला पंचायत के सदस्य के रूप में, जिला बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के रूप में, एपीएमसी के डायरेक्टर के रूप में, तो कई अन्य संस्थाओं से मैं हमेशा जुड़ा रहा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप मुख्यमंत्री पद तक मैं पहुंचा। तो ये दो ऐसे पल हैं मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में, एक गांव का सरपंच और दूसरा महाराष्ट्र जैसे एक प्रगत राज्य का मुख्यमंत्री। इसमें सब जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति 36 साल तक सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में रहा हो, ज़बरदस्त प्रशासनिक अनुभव होगा उसके पास। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस दौरान सबसे मुश्किल पल का आपको कब सामना करना पड़ा? नहीं, मुश्किल पल का सामना जैसे कि 95 में मैं मंत्री होने के बावजूद भी मुझे चुनाव में मुझे हारना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसा वातावरण उस वक्त बना था पूरे स्टेट में। और हमारी जो सरकार महाराष्ट्र में, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो 95 से लेके 99 तक वहाँ पर सेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार महाराष्ट्र में आई। तो वो जो कठिन जो कार्यकाल था उससे हम लोग गुजर चुके हैं। और राजनीति में उतार चढ़ाव तो हमेशा। लेकिन इसके अलावा नवंबर 2008 में जो मुंबई का आतंकी हमला हुआ, इसमें जो है, इसके बाद जो है आपको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्या इसका भी कोई मलाल है आपको? बिल्कुल मलाल नहीं है। ऐसा है कि इतनी जब बड़ी घटना होती है तो राज्य के प्रमुख के रूप में जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी को लेना बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने खुद आकर के हमारी नेता श्रीमती सोनिया जी के सामने पेशकश की कि अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद में एक स्टेट के एक प्रमुख के रूप में हमें इस्तीफा देना चाहिए। और मैंने वो पेशकश उनसे की और उसके लिए उनसे हमको मान्यता मिली। और हमने बड़े कोई मलाल नहीं है। ऐसा है कि जब हम मुख्यमंत्री के पद पे थे और इतनी बड़ी घटना महाराष्ट्र में होती है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्या है, बाकी सारी चीज़ें, उसकी इंक्वायरी वगैरह होती रहेगी और वो चल भी रहा है। और जिसको पकड़ा था उसके ऊपर केस भी अभी कोर्ट में चल रहा है। तो ये बातें सारी होती रहेगी। लेकिन और कांग्रेस में ये हमेशा की ये परंपरा रही है। आपने देखा होगा कि जब रेल का एक्सीडेंट हुआ था तो लाल बहादुर जी शास्त्री जो रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। हमारे माधवराव जी सिंधिया जब एक बार ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दिया तो रेल दुर्घटना ये दुर्घटना जब होती है तो उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो जिम्मेवारी हर एक प्रमुख को लेनी चाहिए ज़िंदगी में। जब तुम अच्छे पल भी देखते हो और उसके लिए अपने आप को बड़े काबिल समझते हो, तो हमको ये भी देखना है कि जब ऐसी कोई घटना जब घटती है तो उसकी भी जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी चाहिए। तो आप मराठा क्षत्रप के रूप में मशहूर हैं। कहा जाता है कि आपने हार मानना कभी नहीं सीखा। लेकिन एक चीज़ हमें बताइए, आप पर अक्सर आरोप लगता है कि आप केंद्र में मंत्री हैं, इसके बावजूद अपना ज़्यादातर समय महाराष्ट्र में देते हैं। सच क्या है? बिल्कुल गलत है। ऐसा है कि जहाँ मेरे विभाग का जितना भी काम है, और ये कोई पॉलिसी मेकिंग ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंट में नहीं होता। मेरे डिपार्टमेंट का काम है कि जितनी भी कंपनियां बनी हैं उनको तो इंडिपेंडेंस हमने अधिकार दे रखे हैं, उसके CMDs हैं। तो डेली जो मुझे काम जो करना होता है उसकी मर्यादा है। एक मर्यादा में मुझे यहाँ काम करना है। आपने देखा होगा कि जितने भी मंत्रिमंडल की मीटिंगें होती हैं, एक आध दूसरी कोई काम के लिए बाहर गया होगा तब छोड़ करके बाकी सारे मीटिंगों में मैं हाजिर यहाँ पर होता हूँ।
और ज़्यादातर कम से कम 4 दिन दिल्ली में रहने का मैंने अपना जो कार्यक्रम मैं बनाता हूँ उसमें कम से कम पहले 4 दिन दिल्ली में रहना जरूरी है। कई मीटिंगें होती है, कई प्रोग्राम होते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम शुरू से 82 में मैं पहली बार मंत्री बना हूँ तो मैं जानता हूँ कि मंत्री पद के अपनी जिम्मेवारी क्या होती है और लोगों से भी अपना उत्तरदायित्व क्या होता है। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल दिल्ली में नहीं रहते, महाराष्ट्र से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं इतने साल से राजनीति में करते आया हूँ और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि आज भी लोग कई कार्यक्रम में मुझे वहाँ पर बुलाते हैं। तो वो भी लोगों का एक हमारा कमिटमेंट होता है, उस प्रोग्राम के लिए वहाँ हमें जाना पड़ता है कई बार। देशमुख साहब, एक बड़ा अहम मसला है उत्तर भारतीयों का। अक्सर देखा जाता है कि मुंबई में उत्तर भारतीयों को लेकर बखेड़ा खड़ा होता रहता है। क्या उत्तर भारतीयों की मुंबई नहीं है? ऐसा है, मुंबई सबकी है। उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारत का हो या पश्चिम भारत का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, मुंबई सबकी है। और एक जो महाराष्ट्र का जो कल्चर बना हुआ है सबको साथ में लेके चलने का। अब कुछ राजनीतिक दल महाराष्ट्र में ऐसे हैं, वो अपनी राजनीति इसी मुद्दे पे, मराठी मानुस के मुद्दे पे राजनीति करना चाहते हैं। उनके लिए कोई और मसला नहीं है और कोई ऐसा बड़ा मुद्दा उनके हाथ में नहीं है। जैसे शिवसेना जब उसकी स्थापना हुई तो ये मराठी मुद्दे पे उन्होंने अपना काम चलाया। अब जब वहाँ से मन से अलग हो गई तो उन्होंने भी वही मुद्दा उठाने की कोशिश की है। तो महाराष्ट्र के लोगों का मन इतना छोटा नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति वहाँ करना चाहते हैं। लेकिन मुंबई में इतने भारी संख्या में उत्तर भारतीय वहाँ रहते हैं, बिहारी लोग वहाँ रहते हैं, दक्षिण भारत के लोग रहते हैं और कोई किसी में कोई मतभेद नहीं है और बड़े आनंद से। और महाराष्ट्र की प्रगति में उनका भी बड़ा योगदान रहा है, ये हम नहीं भूलना चाहते हैं। जब स्लम में आदमी रहता है तो कोई बहुत चैन से तो नहीं रहता, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ आता है और रोजी रोटी वही कमाता है, वही मेहनत करता है और उस मेहनत से ही वहाँ के लोगों की तरक्की भी होती है। यानी कि आप उत्तर भारतीयों के साथ पूरी तरह से और कांग्रेस की नीति रही है हमेशा, कांग्रेस सरकार हो या कांग्रेस की अपनी नीति हो, वही रही है शुरू से कि हमने कभी फ़र्क नहीं किया है। जो मुंबई में आया वो मुंबई कर, ये हमारी सिंपल उसकी हमने व्याख्या बनी रखी है। जी देशमुख साहब, तो अभी तक हमने जाना देशमुख साहब के मंत्रालय के कामकाज के बारे में। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे देशमुख साहब के राजनीतिक दांवपेच के बारे में। रोल नंबर 21। जी सर। रोल नंबर 22। जी सर। रोल नंबर 23। रोल नंबर 24। जी सर। रोल नंबर 25। रोल नंबर 26। जी सर। रोल नंबर 27। रोल नंबर 28। जी सर। रोल नंबर 29। रोल नंबर 30। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देशमुख साहब, कुछ थोड़ी सी निजी बातें हो जाएं। आप अपने जीवन का अपने लिए आदर्श किसे मानते हैं? नहीं, जीवन का आदर्श हमने हमेशा शुरू से, जब मैंने राजनीति शुरू की तब हमने इंदिरा गांधी को हमारा आदर्श हमने माना है। और उसके बाद में जब राजू जी इस देश के एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं, क्योंकि हमको पहली बार राजनीति में बढ़ावा देने का काम इंदिरा जी ने किया है। उस वक्त तो हम बिल्कुल नए थे, 30-35 साल की हमारी उम्र रही होगी उस वक्त। तो उसी वक्त से हमको बढ़ावा देने का काम, कि नौजवान जब राजनीति में आते हैं तो उनको आगे बढ़ाने का काम हमेशा श्रीमती इंदिरा गांधी ने जी किया है। और वो एक आदर्श के रूप में हमारे सामने हमेशा वो रही है और उन्हीं को देख करके एक एक राजनीति में कदम आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की है। जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? हमको तो वही बात प्रभावित करती है कि अगर किसी गरीब आदमी का कुछ अच्छा काम हम कर सके और उसके चेहरे पे अगर हंसी हमको देखने मिली तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ी खुशी कुछ और नहीं हो सकती। हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि आम आदमी का भला हो, आदमी की समस्या हम दूर कर सकें। तो उसी दिशा में शुरू से, जैसे छोटे से गांव का जब मैं सरपंच बना तो ऐसे वार्ड से मैं चुन के आया जहाँ पर 70% वोट दलित वर्ग के थे।
तो उस वर्ग के प्रति भी मेरे दिल में हमेशा एक प्यार रहा है कि मुझे राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाने का अगर सबसे पहले काम किसी ने किया होगा तो मेरे गांव के दलित भाइयों ने किया है। तो उनके प्रति, उनके विकास के प्रति जब भी हम सरकार में रहे तो हमने यही देखा कि आदिवासी हो, शेड्यूल कास्ट हो, माइनॉरिटीज़ हों, पिछड़े हों, तो इन वर्गों को कल्याण करने का कार्यक्रम उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा देने का काम हमने किया है। तो ये जीवन की हमेशा हमारी भूमिका रही है कि हम क्यों यहाँ हैं, क्यों हम राजनीति में हैं, क्यों हम इस पद पे बैठे हैं, हमारा क्या उत्तरदायित्व होता है, किन लोगों को हमको पहली बार हमको देखना है। अगर वो हमारी भूमिका अगर स्पष्ट रही तो मुझे लगता है कि उसी दिशा में हम आगे बढ़ने में उसका एक आनंद आता है। राजनीति के अलावा आपको और किन किन चीज़ों का शौक़ है? नहीं, खासकर राजनीति के ऐसा है कि जब तुम राजनीति में हो और ये राजनीति अब वो नहीं रही पहले जैसे कि ये बहुत एक पार्ट टाइम जॉब है, ऐसा नहीं है। आप राजनीति तो 24 आवर्स 24/7 जो आजकल कहते हैं लोग 24/7 तो वही आज राजनीति पूरे हर एक राजनीतिक नेताओं को करनी चाहिए। और इसलिए बहुत कम समय मिलता है अन्य बातों के लिए, फैमिली के लिए हम बहुत कम समय देते हैं। और कुछ और जैसे मुझे अपनी निजी बात करूँगा तो मुझे क्लासिकल म्यूजिक का बड़ा शौक़ है। बहुत कम समय मिलता है लेकिन फिर भी मैं समय निकालता हूँ। कुछ अच्छे गायक हो तो मैं वहाँ ज़रूर सुनने जाता हूँ, तो उससे एक आनंद मिलता है। तो वो आनंद कभी कभी लेने की हम कोशिश करते हैं। कभी क्रिकेट की मैच देखने का मौका मिला तो वो देखने चले जाते हैं। तो स्पोर्ट्स हो या संगीत हो, उससे तो शुरू से हमें लगाव रहा है। बचपन में फिल्में देखने का ज़्यादा शौक़ था। जब हम स्कूल कॉलेज में थे तब बहुत ज़्यादा फिल्में देखते थे, लेकिन अब समय नहीं मिलता। देशमुख साहब, उम्र आपकी 64 की हो चली है, लेकिन लगता नहीं 64 के आप हैं। राज क्या है? राज कुछ नहीं है, जैसा है कि ईश्वर की कृपा है और कुछ बहुत ज़्यादा हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। देशमुख साहब, आपके बड़े बेटे अमित जो है राजनीति में हैं, विधायक हैं महाराष्ट्र में, जबकि छोटे बेटे रितेश जो है बॉलीवुड में अभिनेता हैं। परिवार में कैसे संतुलन बैठा पाते हैं? दोनों फील्ड बहुत अलग है। बिल्कुल सही है, दोनों फील्ड अलग हैं। और ऐसा है कि ज़िंदगी में कुछ मोड़ पे कुछ बच्चे जाते हैं, उसका पता नहीं चलता। क्योंकि रितेश के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो खुद आर्किटेक्ट है और वो फिल्मों में कभी जाएगा ऐसा कभी हमें बिल्कुल कभी लगा ही नहीं था। लेकिन जैसे एक्सीडेंटल जैसा होता है, कभी हमने कभी सोचा नहीं था हम राजनीति में आएंगे। हम तो पुणे में वकील बने और सोचा कि हम जा कर के कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मुकद्दर हमें इधर राजनीति की तरफ खींच लाई। अच्छा, जाने कहाँ से आई अभी रितेश की आने वाली ताज़ा तरीन आने वाली फिल्म है। एक पिता होने के नाते स्वाभाविक है पुत्र के काम पर निगरानी रखना, देखना कि कैसा कर रहा है। क्या मतलब जो भी रितेश की फिल्म रिलीज होती है उसको देखने का समय निकाल पाती है? नहीं, बहुत कम। ऐसा है कि वो अपना उसका करियर है और वो उसके ऊपर कोई हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ना हम कभी उसके व्यवहार में हो या उसके प्रमोशन में है, कभी समय हम नहीं दे पाते, ना उसकी तरफ हम कोई भी ध्यान देते हैं। वो अपने तरफ से अपने पैरों पे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा है। और जैसे राजनीति में हमको लोगों का सपोर्ट लगता है, वैसे भी वो इंडस्ट्री ऐसी है कि जब तक लोग पसंद नहीं करेंगे वहाँ तो कोई किसी की सिफारिश तो वहाँ नहीं चलती है। वहाँ तो लोग होते हैं जो अगर वो पसंद करते हैं तो वो आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि इतने कम समय में जो भी कामयाबी उसको मिली है वो तो जनता को ही उसके बारे में हमको धन्यवाद देना चाहिए। देशमुख साहब, एक बार फिर लौटेंगे राजनीति की बातों पर। आज आप देख रहे होंगे राहुल गांधी तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि युवाओं को बड़ी संख्या में जो है राजनीति की तरफ जोड़ा जाए। प्रयास सफल भी हो रहा है। तमाम युवा जो है राजनीति की तरफ जो है अपना जो है ध्यान लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं राजनीति में आने की। लेकिन सफल राजनीतिज्ञ बनने के लिए युवाओं को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऐसा है कि जब तक अच्छे पढ़े हुए लिखे पढ़े लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे, वो ज़माना गया है जब लोग कहते थे कि ये हमारा काम नहीं है, राजनीति में हम लोग नहीं आ सकते। हम पढ़े लिखे हैं, हम बिजनेस में रहेंगे या नौकरी करेंगे, लेकिन राजनीति अपना काम नहीं है। एक सोच थी, तो उस सोच को बदलने का काम राहुल जी कर रहे हैं और युवाओं को एक अपील कर रहे हैं। और एक युवाओं के लिए एक चेहरा चाहिए ऐसा
जिसकी तरफ देख करके लोग राजनीति में आए। और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो अपना करियर जब शुरू किया है तब उन्होंने कॉलेज में हमेशा जाते हैं, और जो कॉलेज के जो नए लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनसे वो वार्ता करते हैं, उनसे वो बात करते हैं, और उनकी तरफ वो एक इशारा करते हैं कि भाई एक क्षेत्र ऐसा है जहां आप जैसे नौजवानों की आवश्यकता है। और उन्होंने ये देखा है, और मुझे लगता है कि जो रिस्पांस उनको हर जगह जहाँ जहाँ पर भी वो जाते हैं, और ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ में, खास करके कई कॉलेजेस में जो जाते हैं, वो राजनीतिक कार्यक्रम बहुत कम लेते हैं। किसी के जगह कोई में सम्मेलन हो रहा है या किसी का कोई उद्घाटन करना है, वहाँ पर वो बहुत कम रहते हैं, लेकिन युवाओं में ज़्यादा वो समय देते हैं। और ख़ास करके यूथ कांग्रेस को भी उन्होंने एक नई दिशा देने की कोशिश वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य, क्योंकि हमारा जो देश है वहाँ अभी 60 to 70% युवा लोग हैं। आप कोई भी अगर वोटर लिस्ट लेंगे तो आपको 60% लोग 18 से लेकर 35 की उम्र तक आपको उस वोटर लिस्ट में नजर आएंगे। अब तो हमको यंग इंडिया कहते हैं अपने देश को। आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे कि आज राजनीति में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, आम जनमानस इससे त्रस्त है, दुखी है। आम आदमी जब देखिए राजनीतिज्ञों की जब बात आती है तो कहते हैं भ्रष्टाचार राजनीति में बहुत ज़्यादा है। आखिरकार आप मुझे बताइए कि भ्रष्टाचार जो है राजनीति में कैसे समाप्त होगा, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कैसे आखिर ये समाप्त होगा? सबसे बेहतरीन जो कदम उठाया गया है वो है RT, जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का जो कानून बनाया है, और उसके लिए जो हमारे नेता श्रीमती सोनिया जी ने जो पहल की RTI के बारे में, आपने देखा होगा कि आप हर एक जो भी काम सरकार करती है या कोई अन्य विभाग करते हैं तो उसकी सारी जानकारी लोगों को अब मिल सकती है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का काम बहुत अच्छी तरह से उसमें हुआ है, और ख़ासकर लोगों को कानून की भी जानकारी, इससे ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी हो सकती है। और भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है कि उसके लिए एक अच्छा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम में कई और बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को अब ये सारी बातों से एक घृणा सी उनके मन में पैदा हुई है। उनको लगता है कि कोई काम हमारा सही ढंग से नहीं हो पाता है, और ख़ास करके सोनिया जी इस बात के लिए हमेशा चिंतित है, और उसके लिए वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की उनकी हमेशा कोशिश उनकी रही है। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और नीचे के स्तर तक अगर हम अधिकार नहीं देंगे तब तक लोगों को ठीक ढंग से उसका काम नहीं हो पाता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसी दिशा में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कई नई दिशा में चलाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक लोग, देश की जनता, उसमें एक अवेयरनेस लाने की हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, और कई सख्त कानून हमने बनाए हैं उसको सख्ती से लागू करने की जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के ऊपर हम बहुत कम समय में नियंत्रण पाने में कामयाब होंगे। जी देशमुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन से बातचीत के लिए। तो ये थे विलासराव देशमुख जी, जिन्होंने तमाम मसलों पर खुलकर बेबाकी के साथ अपने विचार हमारे सामने रखे। देशमुख साहब ने साफ कहा कि युवाओं को राजनीति में बड़ी संख्या में भागीदारी निभानी होगी। इसके लिए रास्ते में उन्हें तमाम संकट आएंगे, तमाम मुसीबतें आएंगी, लेकिन इसका उन्हें चिंता करने की बजाय इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तभी हम अपने भारत को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। अगले सप्ताह हम अपने कार्यक्रम एक मुलाकात में फिर आपसे इसी समय मिलेंगे, देश की एक और बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।